वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने ISI को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया है और इमरान खान पर खरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम उनके एक पुराने साथी ने लगा दिया है। शेख रशीद साहब हैं जो कहते थे कि जी मैं जेल जाऊंगा, जेल मेरा ससुराल है। अब वो डर गए हैं, डर कर अदालत पहुंच गए हैं। और शहबाज गिल साहब जिनके साथ कल हादसा पेश आया है और उस हादसे के दूसरे किरदार भी सामने आ गए हैं, वो किरदार जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने एक साजिश के तहत, या वो जो शहबाज गिल साहब जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह इनकलाबी बने हुए थे, तो एक इनकलाबी को कत्ल करने की साजिश की गई थी और इसी वजह से उनकी गाड़ी को हिट किया गया था। तो गाड़ी को हिट करने वाले या गाड़ी के साथ टकराने वाले साहब भी सामने आ गए हैं, मुरीद के हैं, और वो मुरीद के से पुलिस ने उनको तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है और वो सामने आ चुके हुए हैं। तो ये सारे मामलात हैं और इमरान खान साहब, मैंने गुजारिश की थी कि उनके लिए अब मुसीबतें बढ़ेंगी, मुश्किलातों में इजाफा होगा। ईद की छुट्टियों का इंतज़ार था, बल्कि आज इमरान खान का भी जलसा है और आज ही मरीम नवाज़ का भी जलसा है। और मैं रोज़ों के दौरान गुजारिश करता रहा कि इमरान खान जो है वो तो गैर रिवायती सियासतदान है, लिहाजा वो रोज़ों के दौरान भी जलसे भी कर लेते हैं, मुजाहरों की कॉल भी दे देते हैं। वो एक मिनट खामोश नहीं बैठते, चुप करके नहीं बैठते। तो रोज़ों के बाद इमरान खान साहब को बराबर की टक्कर मिलेगी। तो टक्कर मिलना शुरू हो गई है। आज इमरान खान मियाँ वाली में जलसा करेंगे और उसके साथ साथ पैरेलल आज अटक में मरीम नवाज़ का जलसा, और मरीम नवाज़ के जलसों का भी बाज़ाब्ता शेड्यूल आ चुका हुआ है कि वो कहाँ कहाँ जलसे करेंगी। तो मरीम नवाज़ भी मैदान में आ गई हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो भी जलसे कर रहे हैं। लेकिन जलसों से बड़ी चीज़ जो है वो है इमरान खान साहब जितना बोल रहे हैं उतना फंस रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना फंस रहे हैं। कहते हैं कि कम बोलो, ज़्यादा सुनो, सोच समझ कर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। मगर इमरान खान साहब बग़ैर सोचे समझे बोलते हैं और वो ये समझते हैं कि जो लोगों की याददाश्त बहुत थोड़ी है, बहुत कम है, इसीलिए ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि इमरान खान साहब का एक से बढ़कर एक झूठ जो है वो पकड़ा जाता है। झूठ का लफ्ज़ मैं जानकर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि खान साहब मुसलसल बातें बदल बदल कर रहे हैं। एक ही मामले पर खान साहब के रोज़ाना 4-4 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। जब एक ही मामले पर उनके अपने बयानात में तज़ादात सामने आए तो उसको झूठ नहीं तो और क्या कहा जाएगा। तो शहबाज गिल साहब से आगाज़ करते हैं और फिर इमरान खान साहब पॉडकास्ट पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उस दिन जब इमरान खान साहब ने शान शाहिद को इंटरव्यू दिया था तो मैंने एक ट्वीट कर दिया था कि अब अगला इंटरव्यू उनका फराह गोगी करेंगी। तो अब कोई पता नहीं कि इमरान खान साहब ये सारा कुछ अपने घर के अंदर ही करवाते रहें। कोई पता नहीं कि किसी दिन उनकी खातून अव्वल, जो अब तो खातून अव्वल नहीं है लेकिन खातून खाना जो उनकी अहलियाँ हैं, काबिल एहतराम है, कोई पता नहीं किसी दिन इमरान खान साहब उनके साथ भी बैठकर इंटरव्यू चलवा दे अपना कि जी मेरा इंटरव्यू, और इंतहाई सख्त सवालात, यानी सख्त इंटरव्यू, सियासतदान का इंटरव्यू। शान शाहिद वाला इंटरव्यू मुझे समझ आता है कि शान शाहिद एक एंटरटेनमेंट के इंटरव्यू सिर्फ सियासी नहीं होते, गैर सियासी भी होते हैं। बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो आपको मिलेंगे ऐसे प्रोग्राम्स में बैठे हुए दुनिया जहान में, जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं या लाइटर मूड में, क्योंकि सियासतदान की ज़िंदगी सिर्फ सियासत तो नहीं होती। बेशक ओढ़ना बिछोना सियासत होता है, लेकिन वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो शादी गमी भी जाते हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी कुछ थोड़ी बहुत होती है। वो क्या करते हैं, छुट्टी कैसे मनाते हैं, फ़िल्म कौन सी देखते हैं, किताब कौन सी पढ़ते हैं, चाय ज़्यादा पसंद करते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं या सब्ज़ी खोर ज़्यादा, ये सारी सियासतदानों की लाइफ होती है। दोस्तों के साथ किस तरह वक्त गुजारते हैं, क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई लंगोटिया यार होता है, हर बंदे का कोई ना कोई करीबी दोस्त होता है जो उनके सारे राज को जानता है। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल, क्योंकि वो किसी को दोस्त नहीं समझते, या जो भी इतने इमरान खान साहब के दोस्त रहे वो अब इमरान खान साहब के दोस्त नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान साहब किसी को भी दोस्त नहीं समझते, इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं, टिशू पेपर समझते हैं, टिशू पेपर समझकर फेंक देते हैं। यही कुछ उन्होंने अपने दोस्तों के साथ हमेशा किया है, माजी में भी किया है, अब भी कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो बहरहाल शहबाज गिल साहब ने के साथ कल हादसा पेश आया मोटरवे पर, और मोटरवे पर उनकी गाड़ी उलट गई और उनके कुछ दोस्त ज़ख्मी हुए, गिल साहब भी ज़ख्मी हुए। गिल साहब कल तो खैर वो जैसे ही गाड़ी से निकले थे तो खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे, नॉर्मल थे। ज़ाहिर है अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, उनको कोई बड़ी चोटें नहीं आई, बज़ाहिर कोई चोट नहीं आई, ना उनके कपड़ों पे कोई खून था ना कुछ। हाँ, ये ज़रूर था कि हादसे के बाद वो जो कपड़ों के ऊपर ऑयल शॉयल गाड़ी का निकलता है वो लग जाता है, तो वो उनके कपड़ों पर ज़रूर था। लेकिन आज जब वो अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ पर इस्लामाबाद में पेश हुए, अदालत में अपनी जो ज़मानत थी, वो कौन सा मुकदमा था, तौहीन मज़हब का मुकदमा, उस पर जब कराने पहुँचे तो उनके गर्दन पर कॉलर लगा हुआ था, हार्ड कॉलर,
और उनको हाथ में वो बांधा हुआ था, वो सपोर्ट जो होती है, पता नहीं क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में उसको, वो उन्होंने ली हुई थी। यानी कहीं से बाजू उनका डिस्टर्ब हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या उखड़ा है, कुछ भी होता है, लेकिन जो बाजू अगर यूँ करके सपोर्ट दे के करें तो इसका मतलब है कि बाजू कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। और फिर हाथ में स्टिक थी और वो अपने पाँव पर, जो लेफ़्ट पाँव है उसका, टांग, उस पर जोर नहीं दे पा रहे थे। लिहाजा उनको वकील जो है वो यूँ सीढ़ी पकड़ने के लिए भी उनको सहारा देकर, स्टिक के बावजूद उनको सहारा देकर चलवाया जा रहा था। तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। कल वाले हादसे से तो वो बच गए, कल ठीक नज़र आ रहे थे। होता है बाज़ औक़ात, ये होता है कि आप हादसे में, ट्रॉमा में होते हैं, उस वक्त आपको पता नहीं चल रहा होता, और दर्दें तो वैसे भी ज़ख़म वो ठंडा होने के बाद, जब ताज़ा ताज़ा चोट लगी हो, गरम गरम चोट होती है तो उस वक्त दर्द नहीं होती, बाद में पता चलता है होती है, और ऐसा होता है। तो हम उनके ये जो उनका नया गेटअप था, उस पर हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई परवेज़ इलाही साहब की तरह ड्रामा किया। परवेज़ इलाही साहब का तो ड्रामा एक्सपोज हो गया था ना, अगले दिन ही पट्टियाँ उतर गई थी। तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उनको जो हादसा पेश आया था, या जो वो कह रहे थे कि उनके ऊपर अटैक किया गया है, कातलाना हमला है, उसके जो दूसरे किरदार हैं वो पकड़े गए, वो सामने आ गए। वो कोई वजाहत नामी शख्स हैं, मुरीदके के हैं। वो बता रहे हैं कि जी मैं फैमिली के साथ जा रहा था और हादसा हुआ, हादसाती तौर पर गाड़ी को टक्कर लगी। उनकी गाड़ी जब उल्टी तो मैं रुका जब तो देखा जो निकलने वालों में एक शख्सियत जो थी वो शहबाज गिल साहब थी, तो मैं डर गया, मैं डर के भाग गया। तो बहरहाल अब हाफिजाबाद पुलिस के हवाले उनको किया गया, वो मज़ीद तफ्तीश करेगी। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ ये आ रहा है कि जी हादसा था। कल मैंने आपको बताया था कि जी जो मोटरवे के सोर्सेज कह रहे हैं कि गाड़ी उनकी हादसाती तौर पर एक्सीडेंट हुआ है, कोई उनके पास ऐसी शवायद नहीं है कि उनकी गाड़ी को कोई कातलाना हमला हुआ हो या कोई हिट किया गया हो। लेकिन बहरहाल वो साइड पर टक्कर लगी है चलते चलते गाड़ी की, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये मामला है। तो बहरहाल अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि क्योंकि वो इनकलाबी बन गए हैं, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं बेसिकली तो ये इशारा कर रहे हैं हमारी अफवाज की तरफ, हमारे इदारों की तरफ, कि वो इमरान खान साहब क्योंकि जो बात कर रहे हैं तो वो उनके दर पे हो गए हुए। लेकिन एक ज़िंदगी क्या कई ज़िंदगियाँ इस इनकलाब के लिए, इमरान खान के लिए कुर्बान। कुछ दिन और सब्र कीजिए, आपको पता चल जाएगा शहबाज गिल साहब कहाँ होंगे। शहबाज गिल साहब जहाँ भी होंगे। शेख रशीद साहब, जिस दिन मुकदमा हुआ था मदीना के मामले पे, शेख रशीद साहब की वीडियो आ गई हुई थी, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी कि जी देखिएगा मदीना में उनके साथ क्या होता है, मस्जिद नबी में जा रहे हैं इनके साथ क्या होता है। वाक़या हो गया। उसके बाद एक वीडियो आ गई, ऐसा इकबाल ने ट्वीट की कि वो जिद्दा में बैठकर या सऊदी अरब में बैठकर वो मनसूबा बना रहे थे मदीना में बैठकर कि किस तरह लोग आएंगे, किस तरह करेंगे। फिर उनके साथ जो बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हम कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, और हमें अगर गिरफ्तारी भी देनी पड़ी तो हम गिरफ्तार होना पड़ा तो हम हो जाएंगे, हम खान के लिए गिरफ्तारियाँ कबूल करने को तैयार हैं। तो वो कहा जा रहा था कि वो मनसूबा बन रहा था, उस वक्त वो साजिश बन रही थी मस्जिद नबी में हुकूमती वफद के ऊपर हमला करने की, या मस्जिद नबी की जो बेअदबी बेहुरमती का वो था। तो उसके बाद मुकदमा बना मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और फैसलाबाद में भी। तो शेख रशीद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके फ़ौरन बाद हुई, मैं ज़मानत नहीं करवाऊँगा, जेल मेरा ससुराल है। हमने तो, क्योंकि मैंने कई बार गुजारिश की है कि छोटा सा सियासी ख़ानदान है, सियासत में मुतहरिक रहे हैं बड़े, तो इसी वजह से जेलों शेलों में भी गए हैं। तो हमने तो ये सुन रखा ज़िंदगी भर कि जेल सियासी कारकुन की दरसगाह होती है, वहाँ खुला वक्त होता है पढ़ने को, लिखने को, सोचने को, अपना कथारसिस करने को कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या हो रहा है, उस मुआशरे को कैसे सुधारा जा सकता है। मतलब सारा सियासी लोग जो होते हैं जेलों में बैठकर किताबें लिखते हैं। भुट्टो शहीद ने जेल की काल कोठरी में बैठकर किताबें लिखी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में रही, कामरेड जाम साकी जेल में रहे, उन्होंने वहाँ से किताबें लिखी। रसूल पली जो जेल में रहे, उन्होंने वहाँ से किताबें, बड़े बड़े लोग जेलों में रहे, उन्होंने वहाँ पे किताबें लिखी। और वो दरसगाह कहते थे जेल को। ये पहला सियासी बंदा जो कहता है जेल मेरा ससुराल है। तो खैर कहते जी जेल मेरी ससुराल है, लिहाजा मैं तो जेल जाऊँगा, मैं ज़मानत नहीं करवाऊँगा। तो कल राणा सनाउल्लाह साहब ने, वो जो कल का मेरा व्लॉग था जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि राणा साहब ने फैसला कर लिया है कि शेख रशीद को तो मुझे अंदर चाहिए, शेख रशीद मुझे जेल में चाहिए। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था ना कि जो उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो हैं
उनके जो फ़ोन उनका पुलिस के हवाले होगा, फ़ोन लिया जाएगा, FIA के हवाले किया जाएगा, फोरेंसिक करवाया जाएगा कि वो ये साजिश कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनी, किस किस से राब्ते में है। और जब फ़ोन हाथ आ जाएगा तो शेख रशीद भी पकड़े जाएंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि राणा साहब ने फैसला कर लिया है कि शेख रशीद साहब हर हालत में अंदर चाहिए, जेल में चाहिए। शेख साहब कल कह रहे थे कि जी मैं तो जा रहा था फैसलाबाद देने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे इमरान खान ने मना कर लिया। 15 को जलसा है इमरान खान साहब का ना, तो मैं जा रहा था लेकिन इमरान खान साहब ने मुझे मना कर लिया, तो अब मैं गिरफ्तारी नहीं दे रहा, मैं जलसे पे जाऊंगा और फिर 15 को जाकर गिरफ्तारी दूंगा, यानी 15 को मुझे गिरफ्तार कर ले। लेकिन वो पहले ये कह रहे थे कि जी मैं डर वर नहीं रहा, मैंने हर सूरत अपना गिरफ्तार, मुझे जमानत नहीं करवाऊंगा, गिरफ्तार करना है तो कर लें। आज डर के मारे दौड़े दौड़े अदालत गए और 18 मई तक उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी अबूरी ज़मानत उनकी हो गई है। अब मामला ज़ाहिर है जब हुकूमत इस दौरान इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो अब बड़ा मामला है इमरान खान साहब का, पहले तोलो फिर बोलो। बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि खुद एक्सपोज हो जाते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट कोई सोशल मीडिया का एक नया टूल है। फेसबुक पर बैठकर कोई 2 यूट्यूबर्स थे या 3, वो बैठकर उनसे सवाल कर रहे थे, पोले पोले सवाल, होले होले सवाल, यानी कोई गर्म हवा इमरान खान साहब के पास से ना गुजरे, ठंडी हवा के ज़रिए इनकलाब। वो आपने सुना है ना, इमरान खान साहब वो जो 2014 में जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो उस वक्त उनके कारकुन जो बड़ा मशहूर हुए थे, तो वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के सियासत का एक नमूना भी था वो, कि देखें जी हम इनकलाब लाने आए हैं, हम पाकिस्तान को तब्दील करने आए हैं, ये पुलिस मार रही है, पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे ले आएंगे, ये देखें जी हम धूप में निकले हैं, मेरा भाई ख़राब हो गया है और हम अगर इसी तरह धूप में ख़राब होंगे तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे, इस तरह की चीज़। तो इमरान खान साहब इनकलाबी हैं, लेकिन हर चीज़ फिक्स करते हैं, हर चीज़। उन्होंने सवाल बने हुए एंकर्स जो होते हैं या सामने जो सवाल करने वाला, उस ये यकीन ही होता है कि वो कोई मुश्किल सवाल नहीं करेगा, कोई मुश्किल सवाल आता है तो फिर फंस जाते हैं। तो पॉडकास्ट में थोड़े बहुत हल्के फुल्के मुश्किल सवाल आए, हल्के फुल्के मुश्किल, ज़्यादा नहीं, एवं हल्के फुल्के, वो जैसे मतलब हल्का सा खाने में कोई तीखा ज़्यादा लग जाए, तो वो इस तरह का था। तो खान साहब उसमें भी फिसल गए, बोल गए, हकीकत बता गए कि वो क्या चाहते थे। उन्होंने पहले DGISI के तबादले के मुतालिक बात करते थे, वो क्या कहते थे, जो अक्टूबर से नवंबर तक एक जो पाकिस्तान में घमसान का रहा कि जी वो अपना DGISPR ने स्टेटमेंट जारी कर दी थी कि जी वो DGISI को चेंज कर लिया गया है, जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया है और जनरल नदीम अंजुम साहब को लगा दिया DGISI। तो इमरान खान साहब नोटिफिकेशन मानने को तैयार नहीं थे, वो फंस गया मामला। तो वो मामला 1.5-2 महीने चलता रहा। फिर फवाद चौधरी 2 और वज़ीर थे, वो रोज़ाना GHQ जाकर तरले मिनते करते थे कि जी मामला हमने तो कर लिया हुआ है भाई, अब आप देखो ये हमारा मामला है, हम करेंगे, हमने किस जनरल को कहाँ लगाना है, ये आर्मी चीफ का अख्तियार है ना। इमरान खान साहब उससे पहले कहा करते थे कि जी वो IG का अख्तियार होता है कि वो कहाँ पुलिस अफसरान लगाए, लिहाजा मैंने KPK में कर दिया है। लेकिन जब खुद वज़ीर आज़म बने तो वो वहाँ पर ये बता रहे थे कि जी कोर कमांडर कौन सा कहाँ लगेगा। उन्होंने बहरहाल एक बड़ा अच्छा खासा एक तनाव की कैफियत सी पैदा हो गई थी उस वक्त भी, और आज भी मैं इस बात पर अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि DGISI का तकर्रुर, क्योंकि DGISI जो है वज़ीर आज़म साहब के मातहत होते हैं, तो DGISI का तकर्रुर जो है वो करना वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वज़ीर आज़म का सवाबदीद है। लेकिन सियासी मुखालफतों में लोग उसमें उस वक्त फिर सारी जमातों ने कहा था कि इमरान खान, हाँ ये ज़रूर है कि इमरान खान इदारे को कमज़ोर कर रहे थे, इदारे के साथ खेल रहे थे, ये एक अलग चीज़ है। तो उस मामले पर हमने उस वक्त भी तनकीद की थी। अब ख़बर जो है उसूली बात से हट के ख़बर अब जो इमरान खान साहब ने दी है वो ये दी है कि पहले वो कहते थे और कल भी ये बात की कि जी क्योंकि अफ़गानिस्तान में ताज़ा अमेरिका वहाँ से गया था, वहाँ हालात ख़राब हो सकते थे, जनरल फैज़ हमीद साहब ने वहाँ पर मामलात बेहतर रखे हुए थे, लिहाजा मैं नहीं चाहता था कि वो चेंज हो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से। और फिर मुझे जुलाई में पता चल गया था कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, लिहाजा मैं नहीं चाहता था कि सर्दियों तक, यानी ये मामला अक्टूबर का ना, तो सर्दियाँ गुजरने तक, यानी अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इमरान खान साहब का था ना। पहले भी वो कहते, खबरें तो आती रही कि इमरान खान साहब मार्च तक कम अज़ कम नहीं चाहते,
कि फैज़ हमीद साहब का तबादला हो। तो मार्च तक यानी सर्दियाँ गुजरने तक, सर्दियों तक मैं चाहता था कि फैज़ हमीद अपने ओहदे पर रहें, DGISI रहें, क्योंकि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थी, और जब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो तो कोई अपना इंटेलिजेंस चीफ नहीं बदलता। अब DGISI जो है, ये उनका जो GD जिसको कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, वो JD, वो क्या है? वो ये तो नहीं है कि वो किसी की हुकूमत बचाएंगे, किसी की हुकूमत गिराएंगे। वो तो पाकिस्तान को जो ख़तरात होते हैं सिक्योरिटी के, उनके ऊपर उनका इंटेलिजेंस इदारा काम करता है, ISI। वो काउंटर टेररिज्म पर काम करता है, वो इस तरह के काम करता है, वो ये सियासी मामला जोड़ तोड़ तो नहीं देखता। इमरान खान साहब ने ये एतराफ़ कर लिया है कि उनकी हुकूमत 2018 में बनी थी इसी तरह, और उनकी हुकूमत जा रही थी तो उसको बचाया भी इसी तरह जा सकता था। यानी उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि फैज़ हमीद DGISI नहीं रहे तो उनकी हुकूमत नहीं रही, अगर फैज़ हमीद DGISI होते तो उनकी हुकूमत रहती। यानी अमरीकी साजिश ख़त्म, वो कोई मसला ही नहीं है। अमरीकी साजिश जो बयानियाँ बना रहे थे इमरान खान साहब, उस पर खुद ही पानी फेर कर चले गए इमरान खान साहब। पहले तोलो फिर बोलो। इमरान खान साहब का एतराफ़ है कि फैज़ हमीद के DGISI ना रहने की वजह से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, और ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। इमरान खान गुज़िश्ता बजट पास नहीं करवा पा रहे थे, इस पोजीशन में नहीं थे उस वक्त। नूर आलम खान, उस वक्त ये राजा रियाज, उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही, उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों की स्टेटमेंट उठाकर देख लो, एक नज़र आ रहा था बजट पास होने, बजट से 2 रोज़ पहले तक, कि इमरान खान को बजट के लिए नंबर नहीं है उसके पास। और फिर उससे पहले बजट के दौरान, यानी बजट का जब मामला चल रहा था, नंबर नहीं मिल रहा था इमरान खान साहब को, उस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब ने सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात की थी, गपशप की थी। उसमें उनसे सवाल हुआ था कि बजट इमरान खान साहब पास नहीं करवा पाए तो, उन्होंने कहा नहीं करवा पाएंगे तो जाना होगा उनको, चले जाएंगे। फिर उस वक्त इमरान खान साहब के लिए फ़ोन गए कि जी बजट पास करवाओ। फ़ोन कहाँ से गए? जिनके लिए कह रहे हैं कि अगर ये होते तो फिर मेरी हुकूमत ना जाती। मैं नहीं चाहता था कि DGISI चेंज हो, क्योंकि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही थी। अब अमेरिकी साजिश साइड पे हो गई, उस पर भी मैं आता हूँ। जो तारीख है, मैं कह रहा हूँ ना कि झूठ पकड़े जाते हैं, ज़्यादा बोलोगे तो झूठ होता है, तो फिर पकड़ा जाता है, पता ही नहीं होता ना किस वक्त कब क्या झूठ बोला है। तो इमरान खान साहब को उसके बाद नवंबर में 17 नवंबर का इजलास, जो इलेक्शन इस्लाहात थी, जिसमें EVM था और जिसमें बाकी इस्लाहात थी, ओवरसीज़ का वोट था और काफ़ी कुछ था उसमें, वो वाला जॉइंट सेशन, उस जॉइंट सेशन में भी उस वक्त जो मेरी बाप के एक सेनेटर से बात हुई थी, और कुछ MNA से हमारे कुछ दोस्तों की बात हुई थी, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट हमारी बातें हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी हमें फ़ोन करके ये कहा गया कि आखिरी बार हमारे कहने पर वोट दे दें। तो वो जो आखिरी दिन जाकर वो मंजूर हो गई थी इलेक्शन इस्लाहात, जिसको अब ये हुकूमत रिपील करना चाह रही है, वो भी इसी वजह से हुई थी कि DGISI जो है जनरल फैज़ हमीद साहब थे। अब इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि वो ISI के इदारे को अपनी हुकूमत बनाने और हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पहले वो बाकी अफ़गानिस्तान वगैरह बहाना है, फिर सच जब निकलता है तो निकल आता है, और फिर अमेरिकी साजिश वगैरह। तो फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि जी खान साहब कह रहे हैं कि मुझे रूस का दौरा मुलतवी करने के लिए कहा गया। खान साहब गए थे रूस अभी पीछे 23 फरवरी को। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होती है 6 फरवरी को, यानी 17 दिन पहले। उस दिन वो खुलकर आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम तहरीक-ए-अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं। मेरे व्लॉग्स पड़े हुए रिकॉर्ड पर कि भाई तहरीक-ए-अदम एतमाद पर नवाज शरीफ भी ओके, या फरवरी से पहले के पड़े हुए हैं, मामला सारे उस तरफ जा रहे हैं। जो सारा कुछ एक डेवलपमेंट्स होती है ना, सियासी लोग एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी कंडीशंस पर बात करते हैं ना, तो कंडीशंस तय होते होते वक्त लगता है। हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की 2008 की, नवाज शरीफ भी चाहते थे 18वीं तरमीम, पीपल्स पार्टी भी चाहती थी, साल डेढ़ लग गया उस पर मुज़ाकरात करते करते मामला तय होते हैं ना, होते होते तय होते हैं ना। तो मेरे व्लॉग्स पड़े हुए हैं फरवरी से पहले। 23 फरवरी को इमरान खान साहब गए हैं रूस, और जब तहरीक-ए-अदम एतमाद के लिए जो उन्होंने साजिश निकाला, का ख़त निकाला, कब निकाला? 27 मार्च को। 27 मार्च को कहते हैं कि जी 8 मार्च को तहरीक-ए-अदम एतमाद जमा होती है। उससे पहले बिलावल का लॉन्ग मार्च भी होता है, मरीम नवाज साहबा का लॉन्ग मार्च भी चल पड़ता होता है बाद में। वो ये कह रहे हैं कि मुझे 7 मार्च को पता चला कि जी ये साजिश है, ये ख़त है, ख़त लहरा दिया, दिखाया नहीं, लहरा दिया।
कब? 27 फरवरी को। अच्छा, तो 27 फरवरी को वो कहते हैं कि जी मुझे 7 मार्च को पता चला कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वो मुलाकातें पहले हो चुकी, फैसला पहले हो चुका। अब इमरान खान साहब ने बाद में कहा, उसके बाद बदला मौक़िफ़। मैं सिर्फ डेट्स पर आ रहा हूँ। कहा कि मुझे मार्च में पता चल गया था, अपना जनवरी में पता चल गया था, जनवरी में। फिर कहा एक इंटरव्यू में मुझे अगस्त में पता चल गया। रात पॉडकास्ट में कहा है कि जी मुझे जुलाई में पता चल गया था। जून, जुलाई, अगस्त, यानी 1 महीना फिर पीछे चले गए। जुलाई में पता चल गया था कि सारा कुछ हो रहा है। इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि DGISI चेंज हो, फैज़ हमीद साहब को तब्दील किया जाए, क्योंकि अपने इंटेलिजेंस चीफ को उस वक्त आप नहीं चेंज करते जब साजिशें हो रही हो। अब ये इमरान खान साहब खुलकर सामने आ गए, बता दिया उन्होंने कि जी मामलात जो हैं वो उनको जो सपोर्ट हासिल थी, वो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था ना, पैम्पर बदलने वाले, कि जी उनको गोद में उठाया हुआ है, उनको नीचे उतरने नहीं दे रहे, नेपियाँ बदल रहे हैं उनकी, और वो नीचे उतारेंगे, चलने देंगे तो फिर वो चल पाएगा ना। बाद में खैर चौधरी साहब ने सोचा कि जी मैं सिखाता हूँ, तो बस इमरान खान साहब जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो मट्टी हो जाती है, सोने को भी। तो चौधरी परवेज़ इलाही CM बनते बनते अब हाथ जाली सा हाथ तोड़वा के फिर रहे हैं। और मतलब खैर, तो इमरान खान साहब को वो जो नेपियाँ बदलने वाली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बात की थी, उन्होंने एतराफ़ कर लिया है इमरान खान साहब ने कि हाँ मुझे चलाया जा रहा था, और जो मुझे चला रहे थे उनका तबादला मैं नहीं चाह रहा था कि वो चले जाते तो मेरी बैसाखी चली जाती, तो मेरी हुकूमत कैसे रहती। एक चीज़ इमरान खान साहब ने ये किया। अगला मामला है सियासी, ये भी सियासी मामला है ज़ाहिर है, लेकिन एक और, जहांगीर तरीन और अलीम खान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। जहांगीर तरीन को उन्होंने कहा है कि जी जहांगीर तरीन जो है वो शुगर स्कैंडल की वजह से, शुगर कमीशन की वजह से उनके साथ उससे अलग हुए थे। ये बात बिल्कुल गलत है। जहांगीर तरीन के मामलात इमरान खान के साथ, या इमरान खान के जहांगीर तरीन के साथ मामलात बहुत पहले के ख़राब हो चुके हुए थे। जहांगीर तरीन ये चाहते थे, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले बार कई बार कह चुका हूँ ये व्लॉग्स में, कि ये जो हमने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, ये काबिल अमल है। इस पर हम अमल कर सकते हैं, पूरा ना कर सके, 100% ना कर सके, लेकिन ज़्यादातर हम इस पर अमल दरामद कर सकते हैं। उसके लिए उनके पास एक प्लान था। एक और प्लान था कि जी अपना ब्यूरोक्रेसी के साथ हमने कैसे काम करना है, इंतखाब अपना अदालती इस्लाहात करनी है, बहुत कुछ वो कह रहे, काफ़ी उनके साथ गपशप रहती है। और वो पहले, यानी ये सारे मामलात शुगर कमीशन से पहले की बातें डिस्कस हुई है और पहले हमने आपको बताई भी हुई है। तो वो ये चाह रहे थे कि जी इस पर अमल दरामद करें, और इमरान खान साहब एग्री भी हो गए थे। और एग्री होने के बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि जी ये जो कुछ जहांगीर तरीन साहब कहेंगे आज़म खान साहब को, कि जी ये जो कुछ कहेंगे इस पर अमल दरामद होना चाहिए, होते जाना चाहिए। लेकिन आज़म खान ने, शहजाद अकबर ने और कुछ और लोगों ने इमरान खान साहब को कहा ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के आइन में तो एक वज़ीर आज़म है, जहांगीर तरीन साहब तो आपके इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे, तो आप तो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, फिर वज़ीर आज़म तो जहांगीर तरीन होंगे। तो इमरान खान साहब उस मामले पर अख्तियार और उसके, क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहते, पार्लियामेंट को अपना, पार्लियामेंट को भी कुछ नहीं समझते, तो फिर वहाँ से इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के साथ वो जो ना चूक जड़ाना शुरू कर दी। हो गई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर फाइनली उनके ऊपर ये जब शुगर का इशू आया तो वो इल्ज़ाम लगाकर, हालांकि शुगर में खुसरो बख्तियार भी बैठे हुए, काबीना में बैठे रहे, आखिर तक बैठे रहे, और बहुत से लोगों के नाम आ रहे थे, सारे के सारे बैठे रहे जहांगीर तरीन को सिंगल आउट करके कि शुगर वाले मामले में। हालांकि जहांगीर तरीन साहब की चीज़ें रिकॉर्ड पर मैं भी बता चुका हूँ ये, कि उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को कि शुगर का बहरान आएगा, आपको वक्त पर शुगर इंपोर्ट करनी चाहिए। जिस तरह LNG का इशू हुआ था, वक्त पर नहीं की थी, फिर महंगी कर दी। अब LNG में सस्ती होना शुरू हो गई है ना, क्योंकि भाई जो मैनेज कर सकते हैं चीज़ें वो कर लेते हैं ना आकर। तो जहांगीर तरीन पर तो इल्ज़ाम लगाया। अच्छा जी, अब अलीम खान, अच्छा जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा रवादार किस्म के आदमी, अभी भी वो उस तरह इमरान खान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, जवाबी अटैक जो होता है वो नहीं कर रहे। अलीम खान साहब वो नको नक है भाई। अलीम खान को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अलीम खान ने रावी पर 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदी थी, वो रेगुलराइज़ करवाना चाह रहे थे, और मैंने उनको कह दिया था कि ये नहीं होगा। और ये दोनों इसलिए मेरे साथ आए थे ताकि मेरी हुकूमत आए और मेरा फ़ायदा उठाएं। अच्छा, जब ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उस वक्त आपको ये समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त हमारे जैसे तो लोग कह रहे थे कि भाई एक सरमायाकार अगर आपके पास आएगा तो उसका कोई ना कोई तो फ़ायदा वो लेगा ना कल को। इन्होंने लिया नहीं लिया अलग कहानी है, लेकिन एक आम फहम सी बात है ना कि अब वो कह रहे हैं कि जी आए इसलिए थे ताकि मेरे इक़्तिदार से फ़ायदा उठा सके। फ़ायदा उठाया नहीं उठाया
कोई पता नहीं। लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर अड़े हुए हैं कि जी ये आए इसलिए थे। अब 300 एकड़ ज़मीन वाला जो किस्सा है उसका तो अलीम खान ने एक एक करके जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि जी ज़मीन 300 एकड़ नहीं, मेरे पास तो 3000 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास तो 10,000 एकड़ ज़मीन है, ये ज़मीन तो पुरानी खरीदी हुई है मैंने। क्या मुझे 2010 में पता चल गया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये रोडा के तहत, ये जो रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उनका था, उसके तहत ये ज़मीनें अपने मनपसंद लोगों को देना चाह रहे हैं। खरबों रुपये कमाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, खरबों रुपये। ये नया स्कैंडल वो ला रहे हैं अलीम खान साहब। वो कह रहे हैं अगर हम तहज़ीब के साथ बात कर रहे हैं तो आप भी तहज़ीब के साथ बात करो, अगर आपने तहज़ीब के साथ बात ना की तो फिर हम भी जवाब दे देंगे। तो इमरान खान साहब के लिए अब मुश्किल वक्त आना शुरू हो गया है। अलीम खान की स्टेटमेंट जो आप पढ़ लें तो उससे लगता है कि अलीम खान के पास इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ है और वो खामोश रहने वाले नहीं हैं। वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब किस तरह किस को माल बना कर देना चाह रहे थे। मामला सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो किसी दोस्त को सियासी फ़ायदा अपनी हुकूमत से फ़ायदा पहुंचाने से रोक रहे थे। मामला ये है कि किसी और को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इनको अलहदा करना मकसद था। वो कह रहे हैं अलीम खान साहब। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।